लिटरली मोस्ट अवेटेड मूवी कॉल्ड ब्लैक एडम। लगातार 6 महीनों से काफी ज्यादा भारी डिमांड में ये मूवी थी और जैसे ही ये मूवी रिलीज हुई तो मैंने इसे बड़े पर्दे पर जाकर एंजॉय किया। सच कहूँ तो मार्वल की एंड गेम देख लेने के बाद में अब जाकर लगा कि यस, कोई तो दमदार सुपर हीरो की मूवी देखी है। ये कहानी मेरी सीरीज डीसी यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स का 12th पार्ट है। इसके पहले मैंने डीसी की ऑलरेडी 11 मूवीज बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो क्लिप्स के साथ एक्सप्लेन करके अपलोड कर रखी है, वो भी करीब 1 साल पहले ही। और अगर आप उन मूवीज को 4K में एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे 4K एक्सप्लेनर वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि टॉप CGI, VFX और ग्राफिक्स वाली मूवीज जब तक अल्ट्रा HD क्वालिटी में ना हो, मत कहानी की शुरुआत ईयर 2600 BC से होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कंदाक राज्य। यहाँ के राजा का नाम था राजा एक्टॉन, जो कि काली शक्तियों को पाना चाहता था। वो शक्तियाँ जो उसे हमेशा के लिए अमर बना दे, इतना ताकतवर बना दे कि ना तो उसे कोई हरा पाए और ना ही उसे कोई मार पाए। मगर उन्हें पाने के लिए उसे एक ताज बनाना था और वो ताज एक खास किस्म के धातु से बनता था जिसका नाम था एट्रियम, और ये धातु सिर्फ कांदाक में ही पाया जाता था। अब उस धातु को पाने के लिए एक्टॉन अपने राज्य को ही गुलाम बना लेता है, पूरी प्रजा को हर जगह खुदाई का काम करवाता है। देखते ही देखते उसका शासन किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक तानाशाह की तरह बनता जा रहा था। एक दिन आता है जब किसी को खुदाई में वो एट्रियम मिल जाता है। वो शख्स उसे छिपाकर भागने लगता है, किसी को इस बारे में बताता नहीं है, लेकिन पास वाले लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है और अब देखते ही देखते उन लोगों के बीच में ही लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। उनकी आजादी के लिए लड़ने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, मगर तभी हुरुत नाम का एक लड़का आगे आता है और कहता है कि अगर ये पत्थर हम राजा को दे दें तो हमें अब किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। वो जाकर गार्ड को वो पत्थर दिखाता है और कहता है कि इसके बदले इनाम तो दो, लेकिन वो गार्ड उस शख्स को वहीं पर जान से मार देता है। इस वाक्य के घटने के बाद में वहाँ मौजूद हर शख्स उस लड़के के साथ खड़ा था। हालांकि पत्थर तो राजा को मिल चुका था और वो उस लड़के को भी खत्म करवाने वाला था। हुरुत ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने लोगों के बारे में सोचा, और ऐसे ही साफ दिल वाले लोगों को जादूगर पसंद किया करते थे। जादूगरों का ब्रीफ अगर जानना चाहते हैं तो एक बार शज़ैम मूवी को जरूर देख लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मगर वो लड़का बनकर आया उसकी मौत का पैगाम, और एक जोरदार धमाके के साथ एक्टॉन और उसके राज्य का विनाश हो गया। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 5000 साल। इन 5000 सालों में ब्लैक एडम कांदाक की नगरी में एक गहरी नींद सोया हुआ था। प्रेजेंट टाइम में हम एक कार में 3 लोगों को जाता देख पाते हैं, इस्माइल, करीम और समीर। साथ ही शहर की गलियों में घूमता हुआ एक बच्चा भी था जो कि स्केट बोर्ड से यहाँ से वहाँ जा रहा था। ये थी कांदाक की आउटसाइड, जहाँ बाहर से आए लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया था, और उस शहर में इंटरनली इलीगल तौर पर एट्रियम की खुदाई हो रही थी। किसी को भी वहाँ पर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन अगर हाथ में गन्स नहीं है और पूरी तरीके से क्लियर हो तो कांदाक की इनसाइड एंट्री मिल सकती थी। वही हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि उनकी गाड़ी में सिर्फ वो 3 लोग ही नहीं थे, बल्कि छुपकर एक लड़की भी आई थी जिसका नाम था एड्रियाना टॉम्स। वेल, मैं इसे कहानी में एडी कहकर बुलाऊंगा। एडी की हिस्ट्री नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी थी और उसे पुरानी लिखी भाषाओं और मकबरों के बारे में काफी कुछ पता था। साथ ही एडी के पास में उस ताज का एक छोटा टूटा हुआ टुकड़ा भी था, जो कि आज से 5000 साल पहले राजा एक्टॉन के साथ ही खत्म हो गया था। लेकिन एट्रियम से बना हुआ टुकड़ा जब अपने बाकी हिस्से के करीब पहुंचता है तो वो भी चमकना शुरू कर देता है और विजिबल हो जाता है। ये सब कुछ इस्माइल दूर खड़ा देख रहा था और एडी जाकर उस ताज को अपने हाथों में ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि कांदाक की नगरी में इस एट्रियम धातु की इलीगल खुदाई किया करते थे। वो उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं और साथ ही एडी से वो ताज भी ले लेते हैं। मरने से पहले एडी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, जहाँ पर वो पत्थर पर लिखी पुरानी लिपि को पढ़ने लगती है जिसमें शज़ैम नाम के सूरमा का जिक्र था। और जैसे ही वो ये शब्द बोलती है शज़ैम, तभी 5000 साल पुराना सोया सूरमा जाग जाता है और आकर एक एक को धूल में मिला देता है। पर्सनली कहूँ तो ये फाइट सीक्वेंस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। सबको उठाकर फेंक देने के बाद में जब ब्लैक एडम उस गुफा से बाहर निकलता है तो उस पर हवाई हमला भी होता है, लेकिन उसकी स्पीड, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ और सुपर फास्टनेस के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। वो हर चीज को धीमा करके देख रहा था, गोलियों का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था और धमाके तो मानो उसके आसपास हवा की तरह गुजर रहे थे। ये सब कुछ दूर बैठी गाड़ी में एडी देख रही थी। वो बस अपनी जान बचाकर भागना चाहती थी। हालांकि वो उस गुफा से वो ताज तो लेकर भाग चुकी थी, लेकिन फिर भी ब्लैक एडम की नजरों में आ जाती है। और यहाँ पर हम इस्माइल को देख पाते हैं जो कि खुद उन सभी गुंडों का लीडर था और उस ताज को पाना चाहता था, लेकिन उन पुरानी भाषाओं को न पढ़ पाने की वजह से उसने एडी को अपना हथियार बनाया। वेल, इस वक्त काफी ज्यादा तबाही मच चुकी
चुकी थी कांदाक में। इन सबको अमेंडा वॉलर अपनी सीक्रेट सैटेलाइट से ट्रैक कर रही थी, जिसके बाद वो कांटेक्ट करती है जेएसए जस्टिस सोसाइटी अमेरिका में। वो हॉकमैन को बताती है कि शहर के अंदर एक ऐसा सुपर विलन आ चुका है जो कि हर जगह तबाही मचा रहा है, क्या तुम्हारे पास उसे रोकने के लिए कोई इंतजाम है? तो हॉकमैन बताता है कि हाँ, मेरी टीम में 3 लोग हैं, जिनमें शामिल थी साइक्लॉप्स जिसके पास में तूफान उड़ाने की पावर थी, एटम स्मैशर जिसके पास में अपने आप का साइज छोटा बड़ा कर लेने की पावर थी, और साथ ही डॉक्टर फेट जो कि इंटर डायमेंशनल ट्रेवल और साथ ही पास्ट और फ्यूचर को देख सकते थे। अब होना क्या था, ये सभी अपनी टीम अप करके निकल पड़ते हैं अपने चार्ल्स जेवियर दिखने वाले बड़े से स्कूल में से एक अपना स्पेसशिप लेकर। हालांकि मूवी के डायरेक्टर और साथ ही कैरेक्टर्स ने काम बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन इस मूवी के सीन्स देखकर आपको कई सारी मूवीज की याद आएगी, जैसे कि एवेंजर एंड गेम, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर लव एंड थंडर, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और साथ ही विन डीजल की ब्लडशॉट, क्योंकि इसमें नैनोबॉट्स का जिक्र हुआ है। अगेन कहानी में एक और दमदार फाइट आती है जहां ये सारे सुपर हीरोज मिलकर ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पावर्स के आगे तो कोई भी नहीं टिक पा रहा था। तभी डॉक्टर फेट को एडी भागते हुए नजर आती है, और जब उसे पकड़कर उसके बैग पर हाथ रखता है तो उन्हें पता चलता है कि इसके बैग में वो ताज पड़ा है जो कि काली दुनिया के देव सबैक का है। अब यहाँ गाइस मैं आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। शज़ैम जो कि अच्छी ताकतों और भलाई का देवता है, वहीं पर सबैक बुरी ताकतों और शैतान का देवता है। यहाँ पूरी तरीके से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही थी, और इस्माइल जिसके ये सारे के सारे लोग थे वो उस ताज को पाना चाहता था। इसी वजह से वो सभी की नजरें चुराकर एडी के बेटे एमॉन को कब्जे में कर लेता है। वेल, एमॉन नाम से ज्यादा मुझे अमन नाम पसंद है, तो कहानी में अब अगर आगे एमॉन का जिक्र हो तो ऑटोमेटिकली उसे अमन समझ लीजिएगा। वेल, काफी सारी धुलाई पिटाई के बाद में जब जेएसए जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ब्लैक एडम से जीत नहीं पाती तो वो आकर उससे बातचीत करने के बारे में सोचते हैं, मगर इसी बीच भागते हुए एडी एडम के पास आती है और कहती है कि उन लोगों ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है और वो मुझसे वो ताज पाना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इसमें मेरी मदद करो। वेल, जेएसए की टीम में से हॉकमैन जो कि ब्लैक एडम को एक विलन समझता था, वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता था, मगर बात आ चुकी थी किसी की जान बचाने के लिए, इसलिए सभी मिलकर टीम अप कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं अमन को बचाने के लिए। अपने प्लेन में बैठकर हर कोई स्ट्रेटजी प्लान कर रहा था कि कौन कहां से जाकर किस पर वार करेगा, लेकिन एडम भाई साहब को तो इनसे कोई लेना देना नहीं था। वो जाकर सीधा भिड़ जाता है वहां के दुश्मनों से और हर एक को 2 मिनटों में खत्म करके पहुंच जाता है इस्माइल के सामने। मगर इस वक्त इस्माइल एक ऐसे केज में था जो कि पूरी तरीके से एट्रियम से बना हुआ था, और सिर्फ एक यही धातु थी जिसका ब्लैक एडम पर असर होता था। अगर मैं आपको इसका सीधा रेफरेंस दूं तो जिस तरीके से सुपरमैन क्रिप्टोनियम पत्थर से हमेशा दूर भागता था, वैसे ही ब्लैक एडम एट्रियम से दूर भागता है। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस्माइल का कहना था मुझे ताज दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस दे दूंगा। हालांकि जेएसए इसके खिलाफ थी, लेकिन एडम कहता है कि जो ये कहता है वो करो। मगर गद्दार इस्माइल ताज लेने के बावजूद भी अमन को गोली से मार देता है। उसने झूठ बोला, इस वजह से ब्लैक एडम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फुल स्पीड से गोली को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। मगर इस वक्त उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसके अंदर इस्माइल मारा जाता है। एक बड़ी तबाही शांत हो जाने के बाद में हॉकमैन एडम के पास आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम क्यों लोगों की जान लेते हो, तुम कोई हीरो हो या फिर विलन। जिसके बाद में ब्लैक एडम अपनी बैक स्टोरी उसे बताता है कि आज से 5000 साल पहले जब हम सभी राजा एक्टॉन के गुलाम थे, तब मेरे बेटे हुरुत ने अपनी आवाम को आजाद करवाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने तक के लिए तैयार हो चुका था। उसकी दिलेरी देखकर उसे देवताओं ने चुना और ब्लैक एडम की पावर्स भी उसे ही मिली। जब राजा एक्टॉन हुरुत से नहीं जीत पाया तो उसने हम दोनों को अपना शिकार बनाया, मेरी बीवी को मार दिया और मुझे अधमरा कर दिया। जब हुरुत मेरे पास आया तो उसने मेरी ये हालत देखी और उससे रहा नहीं गया और उसने मुझे बोला कि मेरे साथ कहिए शज़ैम, जिसके बाद उसकी सारी ताकतें मेरे अंदर आ गई। हालांकि मेरे पास में सुपर पावर्स और सुपर स्ट्रेंथ तो थी, मगर मेरा बेटा बिल्कुल एक आम इंसान बन चुका था जो कि एक्टॉन के सैनिकों के थ्रू मारा गया, और यही रीजन था कि मैंने अपना बदला उसकी मौत के साथ लिया। लग रहा था कि सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल आ चुकी है। हॉकमैन डॉक्टर फेट से पूछता है कि यहाँ से जाकर आप क्या करेंगे, कोई प्लान्स वगैरह बनाए हैं? खैर, आप तो फ्यूचर और पास्ट सब कुछ देख सकते हैं, तो मुझे तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, मेरे बारे में ही बता दीजिए कि मेरा क्या होगा। जहाँ पर डॉक्टर फेथ उसे कहता है कि खतरा अभी तक टला नहीं, वो अभी तक तुम्हारे सर के ऊपर है, जल्दी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। वहीं कहानी में दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि इस्माइल जो कि उस ताज के साथ ही मर गया था, उसका शरीर फिर से जिंदा हुआ, क्योंकि ताज में पौराणिक भाषा में लिखा था कि मृत्यु ही अगला जीवन है। उस मौत ने उसे शैतानों के पास पहुंचा दिया था, जहाँ पर सभी शैतान जादूगरों ने उसे सबैक बना दिया।
लिया और वो लौटा समुद्र के जरिए। उसका निशाना था राजा एक्टॉन का तख्त, क्योंकि वो अपने पूर्वजों का आखिरी वंशज था। अगर वो अपने सिंहासन पर बैठ जाता तो काली दुनिया का रास्ता खोल सकता था। जेएसए जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जिसने ब्लैक एडम को सरेंडर करने के लिए मनवा लिया था, वो उसे अपने एक सीक्रेट हाइड आउट पर ले जाते हैं, जहाँ पर हमेशा के लिए ब्लैक एडम को बेहोश करके उसे पानी में गहरी नींद में भेज दिया जाता है, क्योंकि अगर वो जागेगा ही नहीं, शज़ैम बोलेगा ही नहीं, तो उसके पास उसकी पावर्स कभी आएंगी ही नहीं। मगर उन्हें क्या पता था कि दुनिया में ऑलरेडी एक सबसे बड़ा खतरा उनके सामने आने वाला है। सबैक तैयार था अपने सिंहासन पर बैठने के लिए, मगर इस बात का विजन डॉक्टर फेथ को आ चुका था और वो अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है उसे रोकने के लिए। डॉक्टर फेथ इस बात को जानते थे कि सबैक काफी ज्यादा ताकतवर है, उसे मैं और मेरी टीम रोक तो नहीं पाएगी, लेकिन कहीं किसी की जान न चली जाए, इसी वजह से वो वहाँ पर एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर देते हैं और अकेले ही सबैक से बढ़ जाते हैं। अगेन कहानी का एक शानदार सीजीआई और वीएफएक्स वाला फाइटिंग सीक्वेंस। आधे घंटे चलने वाली इस फाइट को मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं, क्योंकि इसका मजा थिएटर में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर देखकर ही आता है। इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो सबैक को हराने के लिए सिर्फ ब्लैक एडम ही आखिरी रास्ता था। हालांकि इस वक्त तक सबैक ने अपनी काली ताकतों की मदद से नर्क के द्वार खोल दिए थे और वहां की सेना को कांदाक को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए बुलवा लिया था। मगर डॉक्टर फेथ ने ब्लैक एडम के साथ इंटरनली कनेक्ट किया, जैसे कि हाइमडाल थॉर के साथ करता है, सेम वैसा ही। जिसके बाद तो ब्लैक एडम अपनी प्रिजन को तोड़कर सीधा आ जाता है सबैक के साथ 1-on-1 फाइट के लिए। वहीं दूसरी ओर अमन, बीइंग कांदाक का न्यू सुपर हीरो, वहाँ की लोकल पब्लिक के साथ नर्क के पिशाचों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। ब्लैक एडम और सबैक के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। अब कहानी के सुपर हीरो हैं तो फाइनली तो वही जीतेंगे, लेकिन इसमें हॉकमैन भी उसकी मदद करता है और फाइनली ये टीम इस फाइट को जीत जाती है और वो ताज हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अमेंडा वॉलर को देख पाते हैं, जिसका ड्रोन ब्लैक एडम के पास आया था और वो उसे बताती है कि तुमने शहर में काफी ज्यादा तबाही मचाई है, इसलिए मेरा ऑर्डर ये है कि तुम कांदाक से बाहर कहीं नहीं जाओगे, जो भी करना है सिर्फ इसी शहर में करोगे। तो एडम कहता है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो अमेंडा कहती है कि ठीक है, अब किसी को तो दूसरी दुनिया से बुलाना ही पड़ेगा। जिसके बाद में एंट्री होती है हमारे हेनरी कैविल, बोले तो सुपरमैन की, और एडम की तगड़ी स्माइल के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है।